नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब दो और मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। स्वागत है आप सभी का। अमरावती में उमेश कोल्हे हत्याकांड के बाद एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और यह चौंकाने वाला खुलासा आप बहुत गौर से सुनिएगा और देखिएगा। जानिए कि अमरावती में जिहादी गैंग किस कदर एक्टिव हैं। अमरावती में उमेश कोल्हे की तरह कई और लोग इन जिहादी ग्रुपों के टारगेट पर थे। अमरावती में कई लोगों को धमकियों भरे फोन आए। इतना ही नहीं, धमकी देकर उनसे माफी मंगवाई गई और माफी का वीडियो और ऑडियो रिकॉर्ड किया गया। यह धमकी उन लोगों को दी गई जिन्होंने नुपुर शर्मा के समर्थन में सिर्फ व्हाट्सएप स्टेटस लगाया था, आई सपोर्ट नुपुर शर्मा, केवल इतना लिखा था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। किसी धर्म पर और कोई टिप्पणी नहीं की थी, लेकिन धमकी भरे फोन आए। धमकी देकर उनसे माफी मंगवाई और यह कहा गया कि माफी के वीडियो बनाकर हमें भेजो, वो वीडियो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाओ और फिर हम वो वीडियो वायरल करेंगे। तो आप सोचिए क्या सोच है, क्या जहन है और क्या जहर है उन लोगों के अंदर जिन्होंने ये काम किया होगा। और उन्हीं लोगों में से चंद लोगों ने मिलकर उमेश कोल्हे की हत्या भी कर दी। तो आपको हम आज सुनाना चाहते हैं। सबसे पहले हम चर्चा शुरू करें उससे पहले कि ये कैसे धमकियां दी जा रही थी और उसके बाद मजबूरन डर के मारे कैसे लोगों को माफी मांगनी पड़ रही थी। तो पहले एक धमकी वाला ऑडियो सुनिए। हाँ, वो आपने जो स्टेटस रखे है तो उसके बारे में बात कर रहा था। हाँ भैया, मैं बोल रहा हूँ कि क्या हो गया, वो जल्दबाजी बोल रहा है जैसे आपकी दुकान पे आना पड़ेगा कभी। मैंने बोला भैया मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, अपन वैसे आदमी नहीं, मेरी बात सुनो। फिर वहाँ पर तुमने वीडियो डालना व्हाट्सएप पे डालना था क्यों? मैंने बोला फिर मेरी बात सुनिए सर, आप सुनिए तो सही मेरी बात। किसी ग्रुप में मेरे को आया। हेलो, वो तुमको एक वीडियो क्लिप बनाना पड़ता भी 30 सेकंड का। तुमको वीडियो में माफी मांगना पड़ेगा कि भाई मैंने जो गुस्सा की, जो गलती करा, मैं उसकी माफी चाहता, वैसे मांगना पड़ेगा ना। तो क्या है, पहुंचे रहे हम दुकान। हेलो भैया मैं आपको भेजता हूँ वीडियो। ये जो रखे थे स्टेटस, ये गलत करे। तुम्हारे दुकान पे आके तुमको लेना पड़ेगा क्या, मिलना पड़ेगा क्या? हमको तो पूरा गाँव चलता। भैया नहीं भैया, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। हमने तुम्हारे धर्म के बीच में अभी तक के बोले क्या? भैया नहीं बोले। देखो हमारे इस्लाम पे अगर बात आएंगी ना तो गर्दन कटाने को भी नहीं डरते हम लोग। मैं बिल्कुल भैया समझ सकता। मैं आपसे पूरे समाज से हाथ जोड़ के माफी मांगता। सुनो, तुम एक वीडियो क्लिप बनाओ। हाँ, वैसा वीडियो क्लिप बना के वायरल करते तुम्हारा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, भेज देता आपको। और मैं क्या बोल रहा, आइंदा से ऐसी गलती करना मत। आइंदा से गलती नहीं। क्या बोल रहा ना, तुम आके दुकान पे मिलता, तुम दुकान पर ही है ना तुम। देखा आपने, सीधे सीधे धमकी और धमकी देकर माफी मांगने वाला वीडियो मंगवाया। इस धमकी के बाद कैसे इस शख्स ने डर कर, जो अभी भी हाथ जोड़कर माफी मांग रहा था फोन पर, कैसे उसने सहम कर इन दरिंदों की, इन दहशतगर्दों की धमकी में आकर डरकर माफी वाला टेप भी बनाया। मैंने अपना कल आई सपोर्ट नुपुर शर्मा करके स्टेटस रखा था। इसके पीछे किसी धर्म का या किसी जाति का या किसी इंसान का दिल दुखाने का कोई मकसद नहीं था। फिर भी अगर किसी का दिल दुखा होगा तो मैं अपने दिल से उन सबसे माफ़ी मांगता हूँ और आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी, इसकी गवाही देता हूँ। अब आपको हम एक दूसरा वीडियो दिखाते हैं। इस शख्स को भी धमकी भरे फोन आए थे। यह मामला तो ऐसा है, आप देखकर हिल जाएंगे। इस शख्स ने पोस्ट किया और पोस्ट डिलीट भी कर दिया था चंद मिनटों के बाद ही, लेकिन फिर भी उसको धमकी दी गई और उससे माफी मांगते हुए वीडियो रिकॉर्ड कराया गया और नुपुर शर्मा के समर्थन में जो कुछ भी उसने कहा था उसका व्हाट्सएप स्टेटस वापस निकालने, माफी मांगने, ये सब कुछ धमकियों के तहत उससे करवाया गया। सुनिए। सर, आपका एक स्टेटस वायरल हो रहा था, सपोर्ट नुपुर शर्मा करके। हाँ। तो सर इसकी वजह जान सकता हूँ? नहीं, वजह कुछ नहीं है। तो सर आप जैसा इसका स्टेटस रख रहे तो वो इसकी तो कुछ तो वजह होंगी। हाँ, नहीं स्टेटस अच्छा लगा इसे रखे। नहीं अच्छा लगा बोले आप सपोर्ट कर रहे हैं सर नुपुर शर्मा को। आज पूरा देश उसके खिलाफ बात कर रहा, उसने मुसलमानों के खिलाफ में बात करी, हमारे नबी के सामने गुस्ताखी करी। तो सर मेरे लिए तो सारे लोग शरीक है भैया। नहीं तो सर आपके लिए सारे लोग शरीक है, हम आपको पहचानते हैं और आप भी हमको बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आपने ऐसा स्टेटस रखे तो हमको खराब लगा ना। खराब लग रहा है? बिल्कुल खराब लगा सर। हम तो आपके खिलाफ हो जाएंगे इस स्टेटस से। निकाल देते स्टेटस अगर आपको। और हम अकेले खिलाफ नहीं होंगे सर, आपका पूरा शहर आपके खिलाफ होगा। सर निकाल देते स्टेटस में। नहीं सर उसकी कुछ तो वजह होंगी, आपने रखे तो। मैंने स्टेटस कोई ऐसा
कोई इंटेंशन रख के नहीं रखा हूँ मैंने, फिर सर? इंटेंशन रख के नहीं रखा हूँ। नहीं सर, उनने जो बात कही है ना, नुपुर शर्मा ने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की है और आज पूरा देश उसके खिलाफ में है, तो उसके ऊपर में आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं। आपने सर जो स्टेटस रखे वो सिर्फ एक समाज को टारगेट कर रहा ना। नहीं, मैंने वो इंटेंशन रख के कुछ नहीं रखा हूँ, स्टेटस निकाल देता हूँ, ठीक है। आप सोचिए ऐसा कोई भी फोन आएगा, किसी को भी आएगा, तो क्या वो सहमेगा नहीं? जब कोई कहेगा कि पूरा समाज और पूरा शहर आपके खिलाफ हो जाएगा, आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? और इस डर के मारे जब उनसे कहा गया कि वीडियो बनाओ, माफी का वीडियो बनाकर हमें भेजो, तो उन्हें करना पड़ा। तो एक ग्रुप में फोन आया था, मैं अपने स्टेटस सिलेक्ट कर रहा था, गलती से वो सिलेक्ट हो गया था और 4 मिनट में जो मैंने वो डिलीट कर दिया था। 6 लोगों ने देखा था। मेरा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, मुझसे गलती हुई है, आगे से ख्याल करूंगा, दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा, पूरे समाज से माफी मांगता हूँ। अब ये कौन लोग हैं जिन्होंने ये ठेकेदारी ली है कि वो लोगों को डराएंगे, वो ये तय करेंगे कौन क्या करेगा क्या नहीं करेगा, उनसे माफिया मंगवाएंगे, नहीं तो उनको जान से मारने की धमकी देंगे। अमरावती में धमकी भरे ऑडियो की बात सामने आने के बाद वहां की पुलिस कमिश्नर से हमने जाकर बात की। पहला स्टेटमेंट उनका आया। अमरावती की पुलिस कमिश्नर आरती सिंह ने कहा कि इन मामलों की वो जांच कर रही है। 21 तारीख को जब ये केस हमने रजिस्टर किया तो केस टोटली ब्लाइंड केस था। इसमें फैमिली मेंबर्स को या आसपास किसी को भी किसी के ऊपर शक नहीं था। जब हम ब्लाइंड केस को इन्वेस्टिगेट करते हैं तो बहुत सारे थियरीज लेके चलनी पड़ती हैं और थियरी को एक्सक्लूड करते करते जिस थियरी पे सबसे ज़्यादा एविडेंसेस मिलते हैं हम उस पर वर्कआउट करते हैं। तो इस ब्लाइंड केस में जिसमें हमारे पास कोई एविडेंसेस नहीं थे, हमने पहले 2 आरोपी अरेस्ट किए, उनके इंटरोगेशन और बाकी क्लूज पे और आरोपी अरेस्ट किए और सारे एविडेंसेस जब तक हमने नहीं मिल सकते और इस इतने सेंसिटिव केस में हम 2 दिन में कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते। और जैसा आपने अभी बोला कि हमने पहले बोला कि ये चोरी और लूटमार है, तो ना तो हमने ऐसा कोई एफआईआर में सेक्शन लगाया और ना जितने हमारे प्रेस रिलीज अब तक गए हैं उसमें हमने ऐसा कोई भी मोटिव के बारे में कमेंट किया ही नहीं है कि ये चोरी या लूटमार है। हाँ, जो मेरा ऑफिशियल स्टेटमेंट आया वो सारे एविडेंसेस के बाद ही मैंने ये ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया कि ये प्राइमरी फेसी नुपुर शर्मा पोस्ट को फॉरवर्ड करने और सपोर्ट करने के लिए किया गया है। हमारे पास ऐसे टोटल 3 ऐसे केसेस आए हैं जिसमें से 2 केस में उन्होंने मना किया कि हमें कुछ भी राइटिंग में नहीं देना, फिर भी हम उस पर वर्कआउट कर रहे हैं कि किसने धमकी उनको दी। और जो तीसरा केस है उनके पास हम खुद ही गए और उनसे हमने बोला कि आप हमें दे दीजिए सो दैट हमारा इन्वेस्टिगेशन चालू हो जाए, तो उनसे हमने कंप्लेन लेके हम उस पर वर्कआउट कर रहे हैं। और ये जो आपने बोला कि पुराने हैं, तो जो 2 केसेस हैं वो हमें उस टाइम पता लग गया था और उस टाइम ये जो माफ़ी का वीडियो वायरल हुआ था उसके बाद हम सारी तरह से अपनी जाँच इसमें कर रहे थे, लेकिन अभी तक वो धमकी और इस इन्वेस्टिगेशन का कोई कोरिलेशन हमें आया नहीं है। ये केस तो हालांकि एनआईए को चला गया है, जा रहा है, पर धमकी की जांच हम अभी भी कर रहे हैं और कोई कोरिलेशन आएगा तो मैं आगे बताऊं। जो भी टेक्निकल एविडेंसेस कलेक्ट किए हैं उसमें कुछ आरोपी निकल के आ रहे हैं, थोड़ा वर्कआउट और बचा है, उसके बाद हम मामला दर्ज हुआ है मैम, जो धमकियाँ मिली हैं, जो ऑडियोज वायरल है। मैंने आपको बताया मामला दर्ज हो चुका है और हम आगे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो जो पुलिस कमिश्नर है, दरअसल इन्होंने 2 मामलों पर सफाई दी। पहले तो इन पर सांसद नवनीत राणा जो है यहां से, उन्होंने ये आरोप लगाया था कि पुलिस कमिश्नर की भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि इन्होंने उमेश कोलिया के मर्डर को चोरी का केस, डकैती का केस, लूटपाट का केस क्यों बताया। उनका यह आरोप था, उसकी उन्होंने सफाई दी कि ऐसा हमने नहीं किया था। आरोप महाविकास आघाड़ी सरकार के दौरान यहां अमरावती की पुलिस पर यह लग रहा है कि उमेश कोलिया हत्याकांड को एक साधारण हत्याकांड बताकर दबाने की कोशिश हुई, बजाय कि इसके पीछे के कारण जानने की। और जब सरकार बदली है तो यह सच सामने आया। इस पर हम बात करेंगे आगे। हमारे साथ शिवराय कुलकर्णी जी जुड़ रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, अमरावती से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है आपका शिवराय जी।
हमारे साथ अवनीजेश अवस्थी जी जुड़ रहे हैं, आरएसएस से जुड़े हुए हैं, उनकी बात हम सुनेंगे। स्वागत है अवस्थी जी आपका। आनंद दुबे जी शिवसेना के नेता और प्रवक्ता हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आनंद जी आपका बहुत स्वागत है। अतीकुर रहमान जी हमारे साथ हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। अतीकुर रहमान जी आपका भी शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। पहले अमरावती में चल क्या रहा है ये मैं कुलकर्णी साहब आपसे जानना चाहता हूं। उमेश कोले के साथ जो जघन्य हत्याकांड हुआ उसके बाद चलिए देर से सही पुलिस ने कई लोगों को पकड़ा, अब उसके लिंक सामने आ रहे हैं, एनआईए जांच कर रही है। लेकिन ये जो नया मामला सामने आया कि केवल एक उमेश कोले नहीं, दर्जनों लोगों को ऐसे धमकी भरे फोन, इनको दहशत में लाकर इनसे वीडियो मंगवाए गए, माफिया मंगवाई गई इन तमाम लोगों से, इस पर अभी पुलिस आगे कुछ नहीं कर पाई है। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। 21 तारीख को उमेश कोल्ली जी की निर्मम हत्या कर दी गई। बहुत पूरे अमरावती में एक दहशत का वातावरण फैला हुआ था। 21 तारीख को यह हत्या हुई सौरभ जी, और 23 तारीख को मैंने खुद पूरी जांच करके अपने भरोसे पर, खुद के निजी संबंधों के भरोसे पर, अमरावती के पुलिस कमिश्नर और अमरावती के जितने भी आला पुलिस अधिकारी है, इनके साथ एक मीटिंग करके भाजपा प्रवक्ता के नाते मैंने उनसे विनती की थी कि आप इसमें का नुपुर शर्मा एंगल, आप इसमें इस एंगल से आपने जांच करनी चाहिए। मैंने खुद उनको बोला था, मैंने प्रेस स्टेटमेंट निकाला था। उसके बाद में सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मैंने ये मांग की थी कि अमरावती में उमेश कोल्ली की जो हत्या हुई है, यह हत्या नुपुर शर्मा से संबंध में है, क्योंकि उसके पूर्व करीबन 10 से 12 लोगों को अमरावती में धमकाया गया था, जिन्होंने गलती से, सहज रूप से, जो कोई कट्टरतावादी नहीं, जो किसी से जुड़े हुए नहीं, उनको लगा कि चलो नुपुर शर्मा को सपोर्ट करना चाहिए, उन्होंने स्टेटस रख दिया। इसलिए करीबन एक आदमी को 150 कॉल विदेश से आ रहे, उसके बाद में हैदराबाद से आ रहे, दिल्ली से आ रहे, राजस्थान से आ रहे, और धमकाया जा रहा है, सोशल बायकॉट की बात कर दी जा रही है। ये सब माहौल खराब करने वाली घटनाएं थी। लोग डरे हुए थे। ऐसे माहौल में मैंने जब देखा, उनके परिवार से मैं मिला, और परिवार से मिलने के बाद मुझे पता चला कि नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट डाली थी उमेश कोल्ली जी। ये बताइए कि ऐसा कितने लोगों को धमकी भरा फोन कॉल आए? आप तो बता रहे हैं कि सैकड़ों फोन कॉल एक आदमी को किए गए हैं, और क्या धमकियां दी जा रही थी इन्हें? 3 प्रत्यक्ष उदाहरण तो मुझे मालूम है। अब एक का तो इंटरव्यू आपने खुद बताया, एक का इंटरव्यू है, उसका जो भी बयान है माफी का, वो आपने खुद बताया हुआ है। आपके प्रतिनिधि इंडिया टीवी का अमरावती में ही है, उन्होंने भी इसकी छानबीन की है। 3 उदाहरण तो हमको नामों के साथ मालूम है, उनके नाम में उजागर करना नहीं चाहूंगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। लेकिन एक तो बड़े व्यापारी है, अमरावती के कारोबारी है, उन्होंने आई सपोर्ट नुपुर शर्मा ऐसा स्टेटस रखने के बाद उनको फोन आने शुरू हो गए कि आप प्रोफेशन में हो, हम आपके ग्राहक है, आप अगर ऐसा ही करोगे तो हमें आपके ऊपर बहिष्कार डालना होगा, पहले आपको हमारी माफी मांगनी पड़ेगी, आपने हमारी संवेदनाओं को ठेस पहुंचाई है। पहले बात सीधी थी, उसके बाद में धमकाना शुरू हो गया, धमकी के फोन आने लग गए, परिवार के सुरक्षा के बारे में धमकियां देने लग गए। और इतना ही नहीं, तो ये जो सब हुआ, इसके ऑडियो रिकॉर्डिंग्स और इनका जो चैटिंग उनके साथ जो किया गया, उस चैटिंग के स्क्रीनशॉट लोगों में भयभीत वातावरण करने के लिए फैलाए गए। तो ये वस्तुस्थिति है, ये सबको मालूम है, और इसलिए अमरावती डरा हुआ था। आपको सौरभ जी एक अचरज की बात बताता हूं, अगर 21 तारीख की घटना के बाद अगर ये महाविकास आघाड़ी सरकार का दबाव पुलिस पर अगर न होता, उद्धव ठाकरे जी की जो अपीजमेंट पॉलिसी है, अपीजमेंट पॉलिटिक्स है, वो अगर हावी न होती तो शायद देश भर में अलर्ट होता, और 24 की जो उदयपुर की घटना हुई वो शायद नहीं होती थी। लेकिन अमरावती की घटना दबाने का जो प्रयास उद्धव ठाकरे जी के महाविकास आघाड़ी सरकार ने किया, उसके वजह से उदयपुर की भी घटना हुई। आप बड़ी बात कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अगर इस प्रकरण की जांच की होती अमरावती की पुलिस ने, जो आप कह रहे हैं आपने अपने निजी स्तर पर बहुत प्रयास किए कि ये मामला जो है इसी सिलसिले से जुड़ा हुआ है, नुपुर शर्मा के बयान से जुड़ा हुआ है, पुलिस ने अगर जांच की होती तो फिर कुछ दिनों बाद जो उदयपुर में हत्या हुई कन्हैया लाल की, शायद वो रुक जाती, क्योंकि इस घटना के बाद सब सतर्क हो गए होते। ये बड़ा आरोप है। मैं शिवसेना के प्रवक्ता बैठे, उनसे जरूर इस पर बात करूंगा, जवाब लूंगा आपका। लेकिन पहले जो अभी देखा और सुना, मैं अवस्थी जी उस पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं। कैसे एक पूरे समाज को भयभीत करने की कोशिश हुई? मैं तो ढूंढ रहा हूं, वो आमिर खान कहाँ है, वो हामिद अंसारी कहाँ है, जो कह रहे थे कि इस देश में डर लगता है, वो है कहाँ? वो स्वरा भास्कर, वो अवार्ड वापसी वाले
है कहाँ ये जो मोमबत्ती लेके पहुंच जाते हैं? उनको दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा? पता नहीं, अब उनको कोई कुछ दिखाई नहीं दे रहा क्या? इस्लामोफोबिया नाम की बात को करने कर वो जिसका करते थे, तंज कसते थे, आज साफ दिखाई दे रहा है, साफ बिल्कुल दिखाई दे रहा है सौरभ जी, बिल्कुल किसी। और ये मजम्मत करने का नाटक ना करना। यहाँ पे अतीकुर रहमान जी से मैं अनुरोध करूंगा कि मैं मजम्मत करता हूँ, मैं निंदा करता हूँ, मैं भर्त्सना करता हूँ, आनंद दुबे जी वो मत करना कम से कम आप, क्योंकि इससे कोई काम चलने वाला नहीं है। बात है तो आज आप शाहीन बाग की तरह रोक के बैठिए पूरे हर चौराहे पर कि जिसने भी किया है उसको फांसी दो, और जिसने भी धमकी दी है उसको फांसी दो, सरेआम करिए आप, तब मानेंगे हम कि आप वापस में। और एक बात मैं सौरभ जी बता दूं कि ये कुछ लोग हैं जिनकी जो मुस्लिम नेतृत्व है ना इनका, वो वास्तव में इसके लिए दोषी है। हिंदुस्तान का आम मुसलमान जो है ना, उसको अपनी रोजी रोटी 2 जून की रोटी से लेना देना है। वो बेचारा छोटे मोटे काम करके अपना पेट पालता है, वो नहीं है इसमें। लेकिन जो लोग मुसलमानों को एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं और लगातार कोशिश की है अब तक, उनको लगता है कि निकल ना जाए कहीं। ये है वास्तविक जो समस्या है ना सौरभ जी, वो ये है। आप एक बात बताइए सौरभ जी मुझे, बिना किसी इफ एंड बट के मैं कह रहा हूं कि जिसने भी कहा, मैं आपको बता रहा हूं, ज्ञानव्यापी के प्रकरण के समय में शिवलिंग पर न जाने कितने कार्टून बने हैं, कितने मजाक हुए हैं। किस हिंदू ने कहा कि मैं सर से तन से सर जुदा कर दूंगा? एक उदाहरण बताइए। आमिर खान, कहां छुपे बैठे हैं शाहरुख खान, जिनको डर लगता है इस देश में? सामने आओ ना, क्यों नहीं सामने आते आप? एक उदाहरण बता दिए कि किसी को धमकी मिली हो। धमकी तक नहीं मिली, हत्या की तो बात छोड़ दीजिए आप। और फिर कहते हैं कि इस देश में गंगा जमनी तहजीब है। ये गंगा जमनी तहजीब होती है अतीकुर रहमान साहब? ठीक, आप बताइए मुझे अतीकुर रहमान साहब, आज बताइए मुझे। ठीक, मैं जवाब ले लूं जरा। ठीक है, पहले अतीकुर रहमान ही जवाब दे दें। और दूसरी बात ये, जरा सा फर्क करना पड़ेगा हमें। अभी जो जांच चल रही है खासकर उदयपुर के मामले में कि इसमें पाकिस्तान के लोग इन्वॉल्व हैं, ये एक आतंकी वारदात है, तो हम सोचते हैं कि एक आइसोलेटेड इंसिडेंट है ये, कि कोई व्यक्ति था, इसको प्रोवोक किया गया, इसके पीछे कोई लोग थे, उन्होंने इसको शय दी है, ये आतंकवादी है, इसने जाकर ऐसा कांड कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, उसको अगर आप ये जो डराने धमकाने वाली बातें अमरावती में हुई हैं इससे जोड़कर देखेंगे तो साफ है अतीकुर रहमान साहब, ये और कुछ नहीं लगता, ये सिर्फ और सिर्फ दूसरे वाले आपके सामने वाले व्यक्ति को, दूसरे समाज को भयभीत करने की कोशिश है कि हमें कुछ मत कहना, हमें मत छेड़ना, नहीं तो हम ऐसा कर देंगे जो हुआ उमेश कोले के साथ या जो हुआ कन्हैया लाल के साथ। ये बिल्कुल एक समाज को टेरराइज करने की कोशिश लगती है। अतीकुर रहमान जी। सौरभ जी, मैं नहीं जानता कि अवस्थी जी मुझे किस गिनती में लेते हैं, और मैंने इनके साथ में पिछले 4-5 सालों में जब भी डिबेट्स पर बैठा हूं, कौन सा मैंने पॉलिटिकल माइलेज ड्रॉ करने की कोशिश की है? मैं आपकी बात नहीं कर रहा था, पॉलिटिकल माइलेज के लिए आपकी नहीं है। धन्यवाद अवस्थी जी। सौरभ जी, किसी भी कम्युनिटी के यूथ जब मिसगाइड होते हैं, उसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ उस कम्युनिटी की होती है, उसके सो कॉल लीडर्स की होती है, उनके धार्मिक गुरुओं की होती है। मैंने अब से 4-5 दिन पहले आपके चैनल पर भी और बहुत सारे माध्यम से लोगों को यह समझाने की कोशिश की है कि गलती हमारी हुई है, हमको इस गलती को कबूल करना होगा। इस गलती को कबूल करने के साथ साथ वो कदम उठाने होंगे जो हमारे हिंदू भाइयों को और पूरे देश को यह आश्वासन दे कि ये फुल स्टॉप होगा, इसके आगे और कोई बात नहीं, इसके आगे कोई ना धमकी, ना कोई चाकू छुरा और ना कोई इस तरह का वीडियो इस फुल स्टॉप को लगाने में। सौरभ जी, मैं आपका समर्थन चाहता हूं, आपके पैनल का समर्थन चाहता हूं और देश और हमारे स्टेट की सरकारों का समर्थन चाहता हूं। तुरंत सौरभ जी, तुरंत जितने भी हमारे मुसलमान स्कॉलर्स हैं, रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उनकी एक तुरंत मीटिंग बुलाई जाए और वो और कोई बात नहीं करेंगे, सिर्फ ये बात करेंगे कम्युनिटी को पैगाम क्या देना है। पैगाम देना है कि आपका धर्म
मार काट नहीं सिखाता है। नुपुर शर्मा ने जो किया वो ब्लास्फेमी नहीं है। नुपुर शर्मा से पहले जिन लोगों ने ना आज ना प्रॉफिट के जमाने में अगर कोई इस तरह की हरकत की तो प्रॉफिट मोहम्मद ने उनको माफी दी है, एमनेस्टी दी है, उनके कसूर को माफ किया है। अगर आप सच्चे मुसलमान हैं तो आप इस चीज को नजरअंदाज करेंगे, टिट फॉर टैट नहीं करेंगे, किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे। सौरभ जी, मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूं, आप मेरी बात इन सरकारों तक पहुंचाइए, तुरंत एक कॉन्फ्रेंस बुलाइए तमाम मुस्लिम लीडर्स की, मुस्लिम स्कॉलर्स की, उलमास की। सब मैं कह रहा हूं अतीकुर रहमान साहब, ऐसी कॉन्फ्रेंस बुला भी ली जाए तो उसमें मुझे बताइए अतीकुर रहमान जैसी आवाजें कितनी हैं, कितनी हैं आपकी जैसी आवाजें? कितने लीडर्स, कितने उलेमा, कितने स्कॉलर्स वो ये मानते हैं कि हाँ जो हुआ है गलत हुआ है? सौरभ जी, हजारों हैं। पॉलिटिकल एंगल अगर कोई है तो उसको एलिमिनेट करिए, नहीं बुलाइए उनको। देश सुनने को तैयार है उन पॉजिटिव आवाजों को, लेकिन ये पहल करेगा कौन सौरभ जी? नहीं तो आप मानते हैं कि एक अच्छा पहल के नाम पर आपने कहा पहले ये समाज की जिम्मेदारी है, यानी मुस्लिम समाज की जिम्मेदारी है कि वो ये पैगाम दे, पूरे देश को ये पैगाम दे कि इस्लाम मारकाट नहीं सिखाता, इस्लाम माफी सिखाता है, इस्लाम नहीं सिखाता कि आप दूसरे का सर तन से जुदा कर दे। ठीक है, लेकिन जो हम सड़कों पर देखते हैं उसका क्या? उन लोगों के मन में जो ये भावना आई है ये ऐसे ही तो नहीं आई, अखबार पढ़ के तो नहीं आई ना, ये तो डाली गई है उनके अंदर। सौरभ जी, चूक गई हमारी कम्युनिटी और हमारी कम्युनिटी के लीडर्स और उलमा। हमारी गलती हुई है, हमारी खामी हुई है, हम फेल हो गए इस चीज को बताने में हमारे लोगों को। मैं जिम्मेदारी उठाने को तैयार हूं इसके लिए, और बिल्कुल सेंटर स्टेज पे आकर यह बताना पड़ेगा कि नुपुर शर्मा ने जो किया वो ब्लास्फेमस नहीं है। माफी दी जा सकती है, क्लैरिफिकेशन दिया जा सकता है, क्लैरिफिकेशन लिया जा सकता है। नुपुर शर्मा ने खुद मुझे कहा सीनियर क्लरिक से मुझे बात करनी है, मैं जानना चाहती हूं कि मैं गलत कहा हूं। इससे बड़ी कोई बात हो सकती है? जब कोई जानना चाहता है आपके धर्म के बारे में तो आप सही पैगाम फैलाने में, पहुंचाने में फेल क्यों हो रहे हैं? ठीक है, ठीक। अतीकुर रहमान साहब, हम तो चाहते हैं आप जैसी आवाजें खूब उठे, हम जरिया बनेंगे उनको पहुंचाने का। जो बात आप कह रहे हैं नुपुर शर्मा ने कोई ब्लास्फेमस बात नहीं की है, लेकिन आज सवाल यह है कि ये तो जो हम कोल्हापुर में अमरावती में देख रहे हैं, नागपुर से ऐसी किसी वारदात की खबर आ रही है, उदयपुर में ऐसी वारदात की खबर आ रही है। और एक बात, उदयपुर, अब ये बात सामने आई है कि उदयपुर में एक नहीं दो ऐसे ही सर काटे जाने थे उस दिन, लेकिन 2 लोग डर के भाग गए। ये बात और किसी ने नहीं बताई है, वो गौस और रियाज कन्हैया लाल के जो कातिल हैं उन्होंने पुलिस को बताई है कि हमारी एक टीम और थी, लेकिन वो दोनों ऐन वक्त पर पलट गए। तो ये तैयारी सोचिए किस स्तर पर हो रही है, इसका हमको जवाब देना है मिलकर के। मैं चाहता हूं एक बार आनंद दुबे जी को ले आए चर्चा में, फिर मैं आपके पास भी आता हूं अश्विनी जी, क्योंकि अभी शिवराय जी ने एक बात कही थी, सामाजिक बात एक तरफ है, कानूनी बात एक तरफ है, और अगर कोई राजनीतिक प्रश्रय कहीं किसी को मिल रहा है जिसका नाम अभी लिया शिवराय जी ने, उन्होंने कहा उद्धव सरकार की अपीजमेंट पॉलिसी की वजह से उमेश कोल्हे के कत्ल के बाद कार्रवाई नहीं की गई, और कार्रवाई की गई होती तो कन्हैया लाल का कत्ल कम से कम नहीं होता। आनंद दुबे जी। सौरभ जी, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, हमारे समाज के कुछ बुद्धिजीवी आपदा में अवसर ढूंढने का काम करते हैं। इतनी 2 बड़ी बड़ी हत्याओं में शिवसेना और बीजेपी में अंतर करने का काम ढूंढते हैं। मैं समझता हूं कि इन्हें बंद करनी चाहिए राजनीति। 21 जून को हत्या होती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, धीरे धीरे 7 लोग पकड़े जाते हैं, एटीएस आ जाती है, एनआईए आ जाती है। देखिए, पुलिस और पुलिस कमिश्नर ये हमारी सुरक्षा के लिए बने, और इन पे आरोप कौन लगा रहा है, इनका मनोबल कौन गिरा रहा है? दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज के नेता। वो कौन लोग हैं जिनके ऊपर किसी जमाने में अमरावती पुलिस कमिश्नर ने एफआईआर की थी? तो वो आप उनसे गुस्सा निकालने की वजह से पूरी अमरावती पुलिस पर शंका करेंगे, कमिश्नर पर शंका करेंगे, पुलिस का मनोबल गिराएंगे, ये अच्छी बात नहीं है। और देखिए, पुलिस कभी 2 घंटे में भी इन्वेस्टिगेशन पूरा कर लेती है, कभी 10 दिन महीने भी लग जाते हैं।
पुलिस काम करती है, पुलिस आपके और हमारे लिए बनी है, उसे पार्टियों में मत बांटिए। ठीक है कुलकर्णी साहब, आज भाजपा की सरकार आज अभी फ्लोर टेस्ट पास की है, अभी 1 मिनट भी बीता नहीं है। ऐसा मत कहिए कि महाविकास जब तक थी तब तक अच्छा काम नहीं हो रहा था, जैसे हमारी सरकार। आनंद दुबे साहब, चलिए अभी मैं इस बहस में मैं नहीं पढ़ता कि आपने क्या नहीं किया और इन्होंने आते 2 दिन में क्या कौन से पहाड़ उखाड़ दिए। ठाकरे जी को जिस प्रकार मैं ये जानना चाहता हूं, अभी आपके सामने बैठे हैं विजय शिवराय कुलकर्णी जी, आपके सामने बैठे, आप इनसे जो चाहे पूछ सकते हैं। एक सेकंड आनंद जी, एक सेकंड। ऐसी घटनाओं में शिवराय कुलकर्णी बीजेपी के अमरावती के लोकल लीडर हैं, इन्होंने अभी यहां चैनल पर यह बताया, सुनिए तो, और मैं वो जो बात कह रहे हैं उसका जवाब आप दीजिए, आपको पूछना है उनसे पूछिए। इन्होंने कहा 21 जून को उमेश कोल्हे की हत्या होती है, इन्होंने अपने व्यक्तिगत स्तर पर वहां छानबीन की और इन्होंने पाया कि यह कहीं ना कहीं नुपुर शर्मा के कथित बयान से जुड़ा हुआ मामला है। ये कह रहे हैं इन्होंने इस स्तर पर, हर स्तर पर जाकर पुलिस को बताने की कोशिश की, इनकी बात को नहीं सुना गया। जो बात ये 2 दिन हत्या के 2 दिन बाद से कह रहे थे, वो बात पुलिस 12 दिन के बाद बताती है। शिवराय जी, आपको कैसे पता चला था कि ये उस बयान से जुड़ा हुआ है हत्याकांड? मैंने पहले भी स्पष्ट किया और फिर भी स्पष्ट करता हूं दुबे जी के लिए कि 21 तारीख को हत्या के बाद मैंने गांव का, शहर का जो माहौल देखा, उसमें लोग डराए जा रहे हैं, धमकाए जा रहे हैं, ये चित्र था। और मैं उनके परिवार से जाकर मिला, परिवार वाले भी बोल रहे हैं कि हाँ, हमारे घर में से हमारे जो मृतक उमेश कोल्हे है, उन्होंने ऐसी पोस्ट फॉरवर्ड की थी। ये सब सबूत होने के बाद भी अमरावती पुलिस अगर बोलती है अभी कि ये रॉबरी नहीं, ये सुपारी किलिंग नहीं, तो फिर नुपुर शर्मा का एंगल है ये बोलने के लिए। जब तक एनआईए नहीं आती है तब तक पुलिस को क्यों समय लगा? वही आरोपी थे, उनके सबूत भी मिल चुके थे, ग्रुप में पोस्ट है वो भी पुलिस को मालूम हो गया था। इतना सब मालूम होने के बावजूद भी पुलिस जाहिर क्यों नहीं कर रही थी? सीधी बात है। देखिए सौरभ जी, किसी के ऊपर एफआईआर दर्ज है, उनकी राजनीति उनके साथ। मैं तो अमरावती की जनता की ठीक है, हाँ, आप अपनी बात कर रहे हैं और आपने अपने व्यक्तिगत अनुभव में जो देखा और किया, आप उसकी बात बता रहे हैं। चलिए ठीक है, आनंद जी मैं आता हूं 1 मिनट, जरा अश्विनी जी को भी चर्चा में लिया, इंतजार कर रहे हैं मुझे बहुत देर से, वकील भी हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के, तो जानते हैं पुलिस भी कैसे काम करती है, पुलिस को कब पता चल जाता है, कितना वक्त लगता है। अगर एक पॉलिटिकल वर्कर को पता चल सकता है कि हत्या किस कारण से हुई है, तो एक पुलिस वाले को क्यों नहीं पता चल सकता? और उसके बाद पूरे शहर में धमकियां दी जा रही हैं दर्जनों लोगों को, यह बात कैसे नजरअंदाज हो सकती है? अश्विनी उपाध्याय जी। सौरभ जी, मेरे हाथ में एक ब्लू कलर की आपको किताब देख रही होगी, एक ब्राउन कलर की है। ब्लू कलर में आप देखिए लिखा है फेडरल पिनल कोड, दिख रहा होगा शायद आपको भी, फेडरल पिनल कोड। ये अमेरिका का फेडरल पिनल कोड है कि अमेरिका में दंड कैसे होता है, और ये हमारे भारत का इंडियन पिनल कोड है। जिन अपराधों में भारत में 3 साल की सजा होती है, वहां पे अमेरिका में कम से कम 20 से 30 साल की होती है। किडनैपिंग में भारत में मैक्सिमम 3 साल है, अमेरिका में फांसी की सजा है। मैं फिर बार बार कह रहा हूं, जहां पे दवा घटिया होगी वहां बीमारी बढ़ेगी, जहां पे कानून घटिया होगा वहां अराजकता बढ़ेगी। ये समस्या जो भारत में फैली हुई है, ये चीन में क्यों नहीं है, सिंगापुर में क्यों नहीं है, अमेरिका में क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने कठोर कानून बनाए हैं। अगर कमलेश तिवारी के हत्यारों को फांसी हुई होती तो बीच में जितनी हत्याएं हो गई, दिलवर नेगी की हुई, डॉक्टर नारंग की हुई, और इसके बाद कन्हैया की हो गई, राजू की हुई, कृष्णा की हुई, रतनलाल की हुई, अभिजीत की हुई, नीलेश की हुई, अंकित शर्मा की हुई, कमलेश की हुई, गंगाराम की हुई, अमित की हुई, सैकड़ों हत्याएं नहीं होती। मैं बार बार कह रहा हूं, सठे साठ्यम समाचरित जिहादियों के लिए आपको इस घटिया कानून को बदलना पड़ेगा, अंग्रेजों ने जो 1860 में बनाया था। इस कानून को फेंकिए, इस अमेरिका वाले कानून की नकल करिए, फेडरल पिनल कोड की, जिसमें 300 साल, 400 साल, 500 साल, 600 साल सजा होती है, जिसमें फांसी की सजा होती है, 100% प्रॉपर्टी जब्त की जाती है। आप मुझे बताइए, इतनी हत्याएं हो चुकी हैं, किसी एक हत्यारे का नाम बताइए, किसी एक जिहादी का नाम बताइए। नहीं तो इसके लिए कानून की किताब ही क्यों दोषी है अश्विनी उपाध्याय जी? मैं आपसे ये पूछता हूं, इसमें सिर्फ कानून क्यों दोषी है? कौन रोकता है सरकारों को कि अगर कोई हत्या हुई कि किन्हीं जिहादियों ने किसी का गला काट दिया, चाहे वो कमलेश हो, चाहे कन्हैया लाल हो या उमेश हो, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाकर के उनकी सुनवाई की जाए, 2-3 महीने के अंदर फैसला पे जज फैसला सुना दे। कौन रोकता है ऐसा करने से? और कत्ल की सजा तो फांसी है ना हमारे यहाँ। मैं आपको नहीं सौरभ जी, ना, बिल्कुल नहीं है। कत्ल की सजा फांसी नहीं है,
कत्ल सजा आजीवन कारावास भी है। और हमारे कानून तो ऐसे घटिया हैं, आतंकवादियों का मुकदमा वापस लेने का अधिकार भी मुख्यमंत्री को है, यूपी में आपने देखा हुआ है। मैं बार बार कह रहा हूं, हमारे यहां तो एक सेक्शन है 302, अगर सड़क पे दो लोग गाड़ी टकरा जाए, मर्डर कर दे तो भी वही लगता है, और ऐसी जिहादी घटना में भी वही 302 लगता है। हमारे यहां जिहाद को डिफाइन ही नहीं किया हुआ है, हमारे यहां हेट स्पीच को डिफाइन ही नहीं किया हुआ है, इस तरीके के मोटिवेटेड प्लान्ड मर्डर को डिफाइन ही नहीं किया हुआ है। एक सेक्शन है 302, गोली मार दो तो भी, चाकू मार दो तो भी, सड़क पे झगड़ा होने पे मार दो तो भी वही लगेगा, जमीन का झगड़ा हो मार दो तो भी लग जाएगा, भाई पति पत्नी आपस में झगड़ा कर ले तब भी वही धारा लगती है। इसलिए मैं कह रहा हूं कानून घटिया है, इसको एडमिट करना पड़ेगा, हमें कानून बदलना पड़ेगा। ये संसद की ड्यूटी है, ये पार्लियामेंट की ड्यूटी है, कानून बदले। और फिर मैं आता हूं, ये जो समस्या है जिहाद की केवल भारत में थोड़ी है, अरे सीरिया अशांत है, यमन अशांत है, कांगो अशांत है, इराक अशांत है, ईरान अशांत है, इजिप्ट अशांत है, बांग्लादेश अशांत है, फिलीपींस अशांत है, सोमालिया अशांत है, पाकिस्तान अशांत है, नाइजीरिया अशांत है, उज्बेकिस्तान अशांत है, तजाकिस्तान अशांत है, अफगानिस्तान अशांत है। दुनिया के 55 देशों में समस्या है। मैं फिर से कह रहा हूं, मूल कारण है वो घटिया एजुकेशन, घटिया तालीम, जिसको कहते हैं मदरसा। और पूरी दुनिया के मदरसों का सिलेबस एक है, इसीलिए अमेरिका ने मदरसों को बैन किया, चाइना ने मदरसों को बैन किया, जापान ने मदरसों को बैन किया, सिंगापुर ने मदरसों को बैन किया। जिन देशों ने मदरसे को बैन किया वहां सुख शांति है, वहां भाईचारा है, वहां गंगा। तो भारत में मदरसे पे बैन लगना चाहिए, ये आप कहना चाहते हैं? मदरसों को अलाउ किया, वहां अशांति है। आप कह रहे हैं भारत में मदरसे बैन हो? समान शिक्षा की जरूरत है। अतीकुर रहमान साहब बताइए। वन नेशन वन एजुकेशन, एक सेकंड जवाब लूं। वन नेशन वन एजुकेशन तो चलिए एक बात हो गई, एक नारा भी हो गया, लेकिन आपने स्पेसिफिक बात मदरसों को लेकर की। अतीकुर रहमान बताइए जरा, जो आपने कहा इसके लिए समाज दोषी है कि हम नहीं समझा पा रहे, हमारे युवा भटक रहे हैं, तो क्या इसके लिए मदरसे की शिक्षा जिम्मेदार है? सौरभ जी, मैं ये नैरेटिव नहीं मानता हूं, क्योंकि ये एक स्टीरियोटाइप बना लिया गया है कि मदरसों के अंदर टेररिज्म की शिक्षा दी जा रही है। आरिफ मोहम्मद खान साहब जो केरला के गवर्नर साहब हैं, उन्होंने भी इस बात को उजागर करने की कोशिश की है। जहां तक कि मैं जानता हूं, मदरसे की पढ़ाई के अंदर जो बच्चे पढ़ते हैं, सबसे पहली बात तो यह है कि कोई मुसलमान आज का भारत में अपने बच्चे को मदरसे में पढ़ाई कराना चाहता ही नहीं है, मजबूरन, क्योंकि उसके पास कोई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, उसके पास कोई स्टेट के अंदर और समाज के अंदर स्कूलिंग की कोई ऐसी यूनिवर्सल। मैं ये मान लेता हूं, चलिए मैं आपकी बात मान लेता हूं कि मदरसे में अपने बच्चे को वो आदमी भेजता है, वो मुस्लिम माता पिता भेजते हैं जिनके पास और कोई जरिया नहीं है, वो कहीं और अपने बच्चे की पढ़ाई नहीं करा सकते। एक मिनट अश्विनी जी एक मिनट, ये दलील आपकी मान भी ले, बात सवाल यह है कि फिर वो बच्चा जाके सीख तो रहा है ना कुछ, तो क्या सीख रहा है वो? जी, मदरसे के अंदर सौरभ जी सिर्फ कुरान को रट्टा मारना सिखाया जाता है, जिसको हिफ्ज कहा जाता है। दूसरी, उनके पास कोई प्रोविजन नहीं है। जो आरिफ मोहम्मद खान साहब ने 2 किताबों का हवाला दिया है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो पाकिस्तान के एक ऑथर को कोट कर रहे हैं। अब सौरभ जी आप मुझे बताइए, जब आप पाकिस्तान के, मैं किसी पाकिस्तान के ऑथर को कोट करूंगा तो वो पाकिस्तान के स्कूल और मदरसों के लिए एप्लीकेबल होगा ना, वो हिंदुस्तान के मदरसों के लिए कैसे एप्लीकेबल हो सकता है? नहीं, लेकिन धर्म की शिक्षा तो समान दी जाएगी ना सर, शिक्षा तो वहां भी धर्म की दी जा रही है, यहाँ भी धर्म की दी जा रही है। सौरभ जी 1 मिनट दीजिए, मैं आ रहा हूं जी। सौरभ जी केवल 1 मिनट। हाँ बोलिए। अच्छा अश्विनी जी बोलिए, फिर आप बोलिएगा। कंप्लीट करने दीजिए प्लीज। अच्छा अश्विनी जी रुके। अच्छा एक सेकंड, मेरे ख्याल से ना वो बेहतर रहेगा, इनकी बात एक बार की सुन लीजिए पूरी, फिर आप बोल लीजिएगा, फिर अवस्थी जी बोल लेंगे। 1 मिनट सुन लीजिए पूरा, बोलिए। अश्विनी जी, सबसे पहली बात तो यह है कि देखिए ये बहस बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको बगैर किसी उत्तेजना में आए बगैर ये बहस करनी होगी, इसको दी एंड तक लेके जाना होगा, एक सार्थक बहस जरूरी है। मैं आपसे कह रहा हूं, ये मदरसे के अंदर टेररिज्म पढ़ाया जा रहा है, इसमें अगर 1% भी हकीकत है, मैं आपके साथ चल रहा हूं अभी डिबेट के बाद में, और आप FIR दर्ज करिए वो 2-3 किताबों के नाम के साथ, और चलिए हम उन किताबों को, मैं आपके साथ चल के FIR लॉन्च करूंगा मेरे नाम से, उन किताबों को हम बैन कर देंगे। अब जवाब 1 मिनट, अतीकुर रहमान ठीक है, आप अपने स्तर पर ये बात कह रहे हैं, अब जरा अश्विनी उपाध्याय जी, अब जरा वो जवाब देंगे, लीजिए दोनों को स्क्रीन पे लीजिए। देखिए अतीक भाई, पहली बात तो मैं आपको फैक्चुअली करेक्ट कर दूं, भारत के कोई ऐसा गांव नहीं है जहां सरकारी स्कूल नहीं है,
और मदरसे में तो केवल कुरान पढ़ाते हैं, सरकारी स्कूल में फिजिक्स, अंग्रेजी, हिंदी और बाकी सारी भाषाएं पढ़ाते हैं, मुफ्त में राशन देते हैं, मुफ्त में स्कूल ड्रेस भी देते हैं, और गरीबों को, खासतौर पे मुसलमानों को तो वजीफा भी मिलता है। तो अगर बच्चे वो सरकारी स्कूल में भेजेंगे, सारी सब चीजें मुफ्त है, 300 रुपए महीना कैश भी मिलता है, स्कूल ड्रेस भी मिलता है, सब मिलता है। तो इसलिए आपका ये कहना कि गलत है कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं, इसलिए मदरसे में भेज रहे हैं। दूसरी बात, जिस तरीके से पूरी दुनिया में कुरान एक है, पूरी दुनिया में हदीसें कॉमन है, उसी तरीके से मदरसों का सिलेबस पूरी दुनिया का कॉमन है। और मदरसों में केवल हिंदुओं के खिलाफ नफरत नहीं सिखाई जाती, आप इसको समझिए। वहां पे सारे के सारे गैर मुस्लिम काफिर हैं, ये सिखाया जाता है। और कुछ मदरसों में तो इतना तक सिखाया जाता है कि मतलब आप जरा खुद भी बताइए ना, पाकिस्तान में रोज सियाओं को क्यों मारा जा रहा है, रोज अहमदियों को क्यों मारा जा रहा है, रोज क्रिश्चियंस को क्यों मारा जा रहा है। दुर्योधन का ननिहाल गंधार, अफगानिस्तान जिसको कहते हैं, जहां 1805 में पंडित नंदराम टिक्कू प्रधानमंत्री थे, एक भी हिंदू नहीं बचा, एक भी जैन नहीं बचा, एक भी बौद्ध नहीं बचा, एक भी क्रिश्चियन नहीं बचा, और सिखों का अंतिम जत्था भी वापस आ गया। तो आप इसको अगर यूं कहेंगे, इराक ईरान आपस में क्यों लड़ रहे हैं, सीरिया आपस में क्यों वहां पे रोज बम फूट रहा है, काबुल में रोज बम धमाके क्यों हो रहे हैं, तो ये केवल हिंदू मुस्लिम की बात नहीं, ये तो मानवता के खिलाफ एक जहर घोला जा रहा है उन स्कूलों में। मानवता के खिलाफ जहां सिखाया जा रहा है कि महिलाओं को ऐसे ऐसे रहना है, उनका चेहरा नहीं दिखना चाहिए, रुक जाइएगा एक मिनट। इस पर एक सवाल मैंने पहले भी शायद आपसे या किसी और मेहमान से कहा था किसी और कार्यक्रम में, अश्विनी उपाध्याय जी, इसके जवाब में ये कहा जाता है कि फिर ये बताइए भारत में मुसलमानों के कितने बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं। मुझे एक कॉमन आंकड़ा मिलता है सारे लोगों से बात करके, 4% से ज्यादा नहीं, कि 4% बच्चे हैं केवल मुस्लिम समाज के जो मदरसे में जाते हैं। तो 4% बच्चे पूरे समाज में ऐसे कैसे हावी हो जाते हैं? नहीं, तो मुझे ये बताइए, भारत में आतंकवादी कितने परसेंट है? आतंकवादी तो 1% से भी कम होंगे ना भैया। मैं ये कह रहा हूं, क्या भारत का हर मुसलमान का बच्चा आतंकवादी बनता है? नहीं। हमारे सामने अतीकुर रहमान जी बैठे हैं, कितनी अच्छी बातें कर रहे हैं। तो भारत के सारे मुसलमान तो आतंकवादी नहीं है ना। आतंकवादी कौन बनते हैं? जो वहां जाके पढ़ते हैं, जो सीखते हैं कि यहां काफिर है, कयामत की रात आएगी, जब तक एक भी काफिर जिंदा है तब तक कयामत की रात नहीं आएगी, हम जन्नत जाए, और काफिरों के मारोगे जन्नत जाओगे, 72 हूर मिलेगी, वहां बढ़िया जो है केसर वाली शराब मिलेगी। नहीं, मैं आपसे ऐसा अश्विनी जी ऐसा देखिए, इसमें मैं पूरी तरह सहमत आपसे इसलिए नहीं हूं, बाकी मेहमानों के पास भी चलेंगे, मेरे ख्याल से उनकी इस पर अपनी राय होगी। हमने बहुत सारे मामलों में देखा कि कहीं कोई आतंकी वारदात हुई है तो उसमें कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी निकला है। आपने कश्मीर में जब पार्लियामेंट पर हमला हुआ, आपने आरोपी को पकड़ा, वो तो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। तो इस किस्म के लोग, ये लोग तो मदरसे जाने वाले लोग नहीं थे ना। ये भी तो ये भी इंडोक्ट्रिनेट हुए। अवस्थी जी कुछ कह रहे हैं। सौरभ, बात यह है कि ये लोग मदरसे नहीं गए होंगे, लेकिन इनको प्रभावित करने वाले लोग वही थे जो मदरसे से निकले थे, जो मदरसे की मानसिकता से निकले थे, इनको प्रभावित किया। और ये बात माननी पड़ेगी, धर्म को आप कितना भी गैर जिम्मेदारान ठहरा लें, मनुष्य जो है, हर मनुष्य, हर धर्म का जो अनुयायी है, उसके भीतर धर्म की एक आस्था होती है जिसकी प्रतिशत 100 में से 90% कम से कम है, और आपत्ति के दिनों में तो और भी ज़्यादा हो जाती है। मैं लेकिन शिवसेना के आनंद दुबे जी से पूछना चाहता हूं कि आप कह रहे हैं कि आज जो है पुलिस का मनोबल गिर रहा है। अरे उस दिन क्या था जब वो विधानसभा में उद्धव जी, वो सचिन वाजे जो हत्यारा है, पकड़ा गया है, जिसने कहा है, उसको कहते हैं कि ये कोई ओसामा बिन लादेन है जो उसके पीछे पड़ गए हो, तब पुलिस का मनोबल बहुत ऊपर उठ रहा था। आउट ऑफ एक सस्पेंडेड पुलिस वाले को आपने जबरदस्ती उसको रीइंस्टेट किया, ये क्या करके कि बहुत कमी है, एक आदमी से पुलिस की कमी हो गई कोरोना काल में, कितने आपने रीइंस्टेट किए। इसलिए ये मत करिए आनंद जी, आपने जिस तरीके से वो भाषण दिया, ये बात सच है कि सरकार बदलते ही पुलिस का वो बहाव बदल गया, जिसके कारण एकदम वो थ्योरी सामने आ गई। कोई नया तथ्य नहीं आया सामने, कोई नया तथ्य नहीं आया, कोई नई घटना नहीं घटी, सिर्फ इतना हुआ कि सरकार बदल गई तो पुलिस की भाषा बदल गई, पुलिस का देखने का नजरिया बदल गया। अमरावती की सारी आज की वारदातें जो है पुलिस से जुड़ी हैं। मैं एक बात बड़ी साफ सी कह रहा हूं, अश्विनी जी कहते हैं ना कानून, मैं कुछ बातों से सहमत हूं अश्विनी जी, लेकिन एक बात बताइए, कानून तो तब भी था जब शिवसेना की सरकार थी, कानून वही अब भी है। अब एनआईए कर रही है, अब एनआईए ने पकड़ा है, अब वहीं की पुलिस कमिश्नर कह रही है कि नहीं, हमने देखा, हमें लगा था कि ये है। 2 दिन 3 दिन पहले तक उनको ये मोटिव नजर नहीं आया था,
आप क्या समझते हैं यहाँ का जो पॉलिटिकल क्लास है ना, वो किस तरीके से अपीजमेंट और पुलिस वालों की प्रेरणा भी बदल गई। अच्छा एक मिनट आनंद जी सौरभ जी एक मिनट पहले 4 दिन हम पर आरोप लगे, पहले 4 दिन अमरावती पुलिस पर आरोप लगे कि पुलिस ने रॉबरी का केस रजिस्टर्ड किया है जी। पुलिस ने कहा आइए देखिए, अगर रॉबरी का केस होगा तो जो बोली हम माफी मांगने को तैयार है। उसमें तो कोई रॉबरी का केस रजिस्टर्ड ही नहीं हुआ है। पुलिस ने पहले दिन से कहा है कि निर्मम हत्या का केस है। और मैं पहले भी कह रहा हूं सौरभ जी कि देखिए ये ना शिवसेना का मामला है ना बीजेपी का मामला है, ये पुलिस के इन्वेस्टिगेशन का मामला है। और पुलिस जिस प्रकार से इन्वेस्टिगेशन कर रही है, 7 लोग पकड़े गए हैं, एटीएस, एनआईए, और एनआईए भी हमारे भारत की एक एजेंसी है, मैं उनका भी सम्मान करता हूं, वो भी पुलिस जैसे ही काम करते हैं। इस बीच धमकी के ऑडियो और सामने आ गए थे। लेकिन इसमें सबसे दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि जब पुलिस के पास कोई शिकायत नहीं आएगी, किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को धमकी दी है लेकिन वो पुलिस तक नहीं पहुंची है, पुलिस को तो नहीं मालूम पड़ेगा। जब आप पुलिस के पास जाएंगे और पुलिस कार्रवाई न करे तब पुलिस दोषी होती है। चलिए छोड़े, अब पुलिस जो कर रही है वो कर रही है, हालांकि तो एनआईए कर रही है। लेकिन माना कि हमारे पास शिकायत आई थी, समय चला जाएगा। 30 सेकंड अश्विनी उपाध्याय जी, बस 30 सेकंड। अच्छी बात नहीं, ये अच्छी बात। हाँ देखिए सौरभ जी, जहां तक मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं घटिया कानून का। एक व्यक्ति ने बोला 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, मैं हिंदुस्तान से हिंदुओं को खत्म कर दूंगा। अगर हमारा कानून बढ़िया होता उसको 10-20 साल सजा होती। अमेरिका में अगर उस बंदे ने यह बात कही होती कम से कम 50 साल सजा होती। मेरे पास अमेरिका का पिनल कोड है, मैं आपको दिखा रहा हूं, 50 साल सजा होती अकबरुद्दीन ओवैसी की अगर वो भाषण दिया होता। लेकिन चूंकि भारत में है जहां 1860 का घटिया कानून चल रहा है, वो बंदा विधानसभा में बैठा हुआ और बाकायदा बाइज्जत बरी हो गया। इससे बढ़िया सबूत और क्या चाहिए घटिया कानूनों का भैया? मुझे समझ में नहीं आता ये बात कहने में क्यों दिक्कत हो रही है कि 1947 के पहले बने कानूनों को खत्म करिए। ये अंग्रेजी कानून सावरकर को फांसी देने के लिए बने थे, अंग्रेजों को नहीं। ये अंग्रेजी कानून अगर अच्छे होते तो जिन लोगों ने जलियांवाला बाग में गोली चलाई किसी एक को सजा होती, किसी भी अंग्रेज को सजा नहीं हुई। जब तक ये घटिया कानून नहीं बदलेंगे, जब तक विदेशी फंडिंग नहीं रोकेगी, जब तक विशेष दर्जा नहीं रुकेगा, ये विशेष स्कूल जो चल रहा है मदरसा वो बंद नहीं होगा। ठीक अश्विनी जी, समय नहीं है, समय खत्म हुआ। ठीक है, आपने बहुत सारी बातें उठाई हैं और ऐसा नहीं है कि आज आप ये पहली बार उठा रहे हैं। ये इसको लेकर आपने मुहिम छेड़ी हुई है, हम सब जानते हैं। अब इसका असर कब तक होगा ये तो आप ही बता सकते हैं, क्योंकि आप ही लोगों से मिलते जुलते हैं ज्यादा इस पर। लेकिन मैं फिलहाल तो शुक्रिया करूंगा और अमरावती की तरफ हम सब देखते रहेंगे कि कब ये तमाम लोग, ये सारा का सारा रैकेट, जिहादी रैकेट पकड़ा जाता है, जो धमकियां दे रहे हैं, लोगों से माफिया मंगवा रहे हैं और खुद को कानून से ऊपर समझ रहे हैं। बहुत शुक्रिया अश्विनी उपाध्याय जी, कुलकर्णी जी, अवस्थी जी का, अतीकुर रहमान जी का, आनंद दुबे जी का, बहुत धन्यवाद आप लोगों का। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।